नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं हमारे शरीर की एक बहुत ही कमाल की बचाव प्रणाली के बारे में। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें लगातार खून बहने से बचाने के लिए बनाया गया है। कभी सोचा है कि कागज से हल्का सा कट लगने पर जो खून निकलता है वो अपने आप रुक कैसे जाता है? ये कोई जादू तो है नहीं। असल में पर्दे के पीछे एक बहुत ही तेज और सुनियोजित प्रक्रिया काम कर रही होती है। इसी कमाल की प्रक्रिया का नाम है हीमोस्टैसिस। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे शरीर की अपनी एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। जैसे ही कोई चोट लगती है, ये टीम फौरन काम पर लग जाती है। ये एक बड़ा ही नाजुक संतुलन है जिसे हमारा शरीर हर पल बनाए रखता है। तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब शरीर को चोट लगने पर ये इमरजेंसी कॉल बजती है तो असल में होता क्या है। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया 4 मेन फेजेस में होती है। पहली वैस्कुलर प्रक्रिया से लेकर आखिर में क्लॉट के हटने तक। यही है हमारा रोड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही चोट लगती है ना, शरीर के जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स हैं वो तुरंत हरकत में आ जाते हैं और उनकी रफ्तार बिजली जैसी तेज होती है। सबसे पहला काम जो होता है वो है वैसो कंस्ट्रिक्शन। मतलब जो खून की नली चोटिल हुई है वो फौरन सिकुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी सड़क पर एक्सीडेंट होने पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लेन को छोटा कर दिया जाता है ताकि बहाव कंट्रोल में रहे। बस वही काम यहाँ होता है। और ये सिकुड़न होती कैसे है? इसके पीछे है एक केमिकल जिसका नाम है एंडोथेलिन। जैसे ही कोशिकाएं डैमेज होती हैं, वो इसे छोड़ती हैं। ये एक टेम्पररी लेकिन बहुत ही जरूरी पहला कदम है। इससे आगे की कार्रवाई के लिए थोड़ा वक्त मिल जाता है। अच्छा, जैसे ही खून की नली सिकुड़ती है, प्लेटलेट्स, जो खून में मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, वो मौके पर पहुंच जाती हैं। और उनका काम 3 स्टेप्स में होता है। पहले तो वो चोट वाली जगह से चिपक जाती हैं, फिर वो एक्टिवेट होती हैं, अपना आकार बदलती हैं और मदद के लिए सिग्नल भेजती हैं, और आखिर में वो सब मिलकर एक अस्थायी प्लग बना लेती हैं। अब ये प्लग बनाने में कई खिलाड़ी मदद करते हैं। वॉन विलेब्रैंड फैक्टर एक तरह का मॉलिक्यूलर गोंद है। एडीपी और थ्रोम्बोक्सिन जैसे केमिकल्स और भी प्लेटलेट्स को बुलाते हैं, मतलब पार्टी में और लोगों को इनवाइट करते हैं। और GPI-B3A रिसेप्टर्स इन सबको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन याद रहे, ये प्लग अभी भी टेम्परेरी है। तो अस्थायी प्लग तो बन गया। अब बारी है असली मजबूत काम की। अब इंजीनियर्स की टीम आएगी जो एक पक्का टिकाऊ स्ट्रक्चर बनाएगी। ये जो मजबूत क्लॉट बनाने का प्रोसेस है ना, जिसे कोएगुलेशन कहते हैं, वो 2 अलग अलग रास्तों से शुरू हो सकता है। एक है इंट्रिंसिक पाथवे, जो तब शुरू होता है जब खून की नली के अंदर कोई डैमेज हो। और दूसरा है एक्सट्रिंसिक पाथवे, जो बाहरी चोट लगने पर एक्टिवेट होता है। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है। और ये दोनों रास्ते एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जहां वो फैक्टर X नाम के एक बहुत जरूरी मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करते हैं। बस यहीं से असली मजबूत क्लॉट बनने का फाइनल फेज शुरू हो जाता है। और इस पूरे कंस्ट्रक्शन साइट का जो फोरमैन है, जो हर चीज को कंट्रोल करता है, वो है थ्रोम्बिन। ये इस पूरे ऑपरेशन का सबसे जरूरी एंजाइम है। थ्रोम्बिन के 3 बड़े काम हैं। पहला, ये फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में बदलता है, जो एक जाल की तरह काम करता है। दूसरा, ये फैक्टर 13 को एक्टिवेट करके क्लॉट को और मजबूत बनाता है। और तीसरा, ये पूरी प्रक्रिया को और तेज करने के लिए सिग्नल भेजता रहता है। तो ये फाइब्रिन क्या है? समझिए, ये इस मरम्मत के काम का सरिया और कंक्रीट है। ये एक मजबूत रेशेदार जाल बनाता है जिसमें प्लेटलेट्स और ब्लड सेल्स फंस जाते हैं और एक ऐसा टिकाऊ क्लॉट बनता है जो खून के बहाव को पूरी तरह रोक देता है। चलिए, क्लॉट बन गया, खून बहना भी रुक गया, पर काम अभी बाकी है। अब बारी है क्लॉट को और मजबूत करने की, खून की नली को रिपेयर करने की और आखिर में उस जगह की सफाई करने की। क्लॉट बनने के ठीक बाद उसके अंदर जो प्लेटलेट्स हैं वो सिकुड़ने लगते हैं। इससे फाइब्रिन का जाल और भी कस जाता है, क्लॉट छोटा और मजबूत हो जाता है और ये घाव के किनारों को एक दूसरे के करीब लाने में भी मदद करता है। एक बार जब खून की नली की दीवार ठीक हो जाती है तो उस टेम्परेरी मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं रहती। तो अब आती है क्लीन अप क्रू। इसका काम है इस क्लॉट को हटाना ताकि ब्लड फ्लो वापस नॉर्मल हो सके, और इसी प्रोसेस को कहते हैं फाइब्रिनोलिसिस। इस सफाई का जो मेन एजेंट है वो है प्लाज्मिन नाम का एक एंजाइम। इससे आप एक मॉलिक्यूलर कैंची समझ सकते हैं जो फाइब्रिन के जाल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उसे पूरी तरह घोल देती है।
अब देखिए, ये पूरा सिस्टम जितना पावरफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है अगर इसे कंट्रोल न किया जाए। इसीलिए शरीर के पास इस नाजुक बैलेंस को बनाए रखने के लिए बहुत सख्त इंतजाम है। हमारे शरीर में कुछ नेचुरल एंटीकोएगुलेंट यानी थक्का-रोधी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एंटीथ्रोम्बिन, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। ये सिस्टम पर ब्रेक की तरह काम करते हैं। ये पक्का करते हैं कि क्लॉटिंग सिर्फ वही हो जहां उसकी जरूरत है और वो जरूरत से ज्यादा ना फैले। तो चलिए एक नजर में पूरी कहानी को फिर से देख लेते हैं। वैस्कुलर फेज यानी साइट को कंट्रोल करना, प्लेटलेट फेज यानी एक टेम्पररी पैच लगाना, कोएगुलेशन फेज यानी मजबूत स्ट्रक्चर बनाना, और आखिर में फाइब्रिनोलिसिस यानी क्लीन अप क्रू का आकर सब कुछ साफ कर देना। तो ये सिस्टम वाकई में कमाल का है ना? लगभग परफेक्ट। लेकिन एक सवाल भी खड़ा करता है कि तब क्या होता है जब ये नाजुक सा बैलेंस बिगड़ जाता है, जब थक्के ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगें या ज़रूरत पड़ने पर बन ही ना पाएं। ये एक ऐसी बात है जिस पर सोचा जा सकता है।